रहमान रहीम। खुशामदीद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ डिप्रेशन की सेकंड एपिसोड है। जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा था कि इसमें हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्यों होता है, उसकी क्या वजूहत है, जिसको हम अगर स्पेशल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो डिप्रेशन की इटियोलॉजी क्या है, वो क्यों होता है, ऐसा क्या वजह हो जाती है कि डिप्रेशन हो जाता है। उसमें सबसे पहली वजूहत बायोलॉजिकल है, फिर साइकोलॉजिकल है और फिर सोशल है। इसको हम बायो साइको सोशल मॉडल भी कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं सोशल, समाजी चीज़ों से जिनकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है, जिसमें सबसे पहले है किसी लव वन की, किसी प्यारे की डेथ हो जाना या इंतकाल हो जाना जिसके साथ आप बहुत अटैच हो। दूसरी सबसे अहम और बड़ी वजह यह है डाइवोर्स, के तलाक़ हो जाए या मैरिटल इश्यूज़ शुरू हो जाएं, अज़वाजी ज़िंदगी सही ना गुज़रे, उसमें कुछ मसाइल हों, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जैसे एब्यूसिव रिलेशनशिप हो जाएं आपके, ठीक है, गैर महज़्ज़ब ताल्लुक़ात हो जाएं, ठीक है। इसी तरह आपके पास घर ना हो रहने के लिए, ठीक है, आप एक शहर से दूसरे शहर में चले जाएं या एक मुल्क से दूसरी जगह चले जाएं, किसी दूसरे मुल्क चले जाएं और वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाए, ठीक है। आपके पास जॉब ना हो, गुर्बत हो, पॉवर्टी हो, जिसकी वजह से आपके पास रहने के लिए घर, खर्चे के लिए पैसे, ये सारी चीज़ें ना हो, या आपके दोस्त ना बने, आप दोस्त बनाते हो तो उसमें कोई दुश्वारी पेश आती हो या आपकी दोस्ती टूट जाती हो, ठीक है। इसी तरह आप जल्दी जज्बाती हो जाते हो, ठीक है। आप अपने आप को समाज में अकेला महसूस करें, आइसोलेटेड महसूस करें। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी, ये वो सारी समाजी चीज़ें हैं, सोशल चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको डिप्रेशन होता है। अब साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। समाजी, सोशल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ मिलते जुलते से हैं। जैसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में लाइफ इवेंट्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए, आपका जो डिप्रेशन है, जब वो पहली दफ़ा होता है तो लाज़िम बात है उसके पीछे कोई ना कोई परेशानी वाला वाक़या होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बायोलॉजिकल कोई इशू हो, दिमाग में न्यूरोकेमिकल लेवल पे, न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो और फिर आपको डिप्रेशन हो। बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता, वहाँ दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर्स बिल्कुल सही होते हैं, दिमाग में जो रतूबतें होती हैं वो बिल्कुल ठीक होती हैं, जो प्रोटीन्स बन रहे होते हैं वो बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन एक स्ट्रेस आ जाता है, जैसे किसी लव वन की डेथ, डाइवोर्स, मैरिटल इश्यूज़, ये जो मैंने आपको सब बताए, ये इश्यूज़ आ जाते हैं, उनकी वजह से पहली दफ़ा डिप्रेशन हो जाता है। अब जब डिप्रेशन हो जाता है तो डिप्रेशन में रहने की वजह से आपके दिमाग में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं जिनकी वजह से वो बायोलॉजिकल इश्यूज़ भी साथ में शुरू हो जाते हैं, या न्यूरोकेमिकल चेंजेस आ जाती हैं, या न्यूरॉन्स में कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जिनकी वजह से फिर वो बायोलॉजिकल इश्यूज़ भी साथ आ जाते हैं। तो पहले तो हम ये डिस्कस कर लिया हमने कि सोशल इश्यूज़ क्या थे, अब हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात करेंगे। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में 2-3 अहम इश्यूज़ हैं, वो बहुत अहम है। जैसे 11 साल की उम्र से पहले वालिदैन में से किसी एक का इंतकाल हो जाना, मतलब बच्चे की उम्र अभी 11 साल नहीं हुई, उससे पहले ही वालिदैन में से उसके किसी एक का इंतकाल हो जाए, या किसी एक स्पाउस की डेथ हो जाए, मतलब आप शादीशुदा हैं, मियाँ बीवी में से किसी एक की डेथ हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट हो, आपके पास रोज़गार ना हो, ये वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब साइकोलॉजिकल कुछ थ्योरीज़ हैं, जैसे फ्राइड था, कार्ल इब्राहम था, इसने बहुत काम किए थे साइकोलॉजी में, डिप्रेशन में। तो इन्होंने दोनों ने एक काम किया था जिसमें इन्होंने हमें ये बताया साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में कि अगर बच्चे और माँ के ताल्लुकात शुरू के 2 साल में बेहतर तौर पे ना बन पाएँ तो आगे जाके उन्हें डिप्रेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है तो हर चीज़ मुँह में लेता है ताकि वो फीड कर सके, ठीक है, तो उसका प्लेजर जोन जो होता है वो ओरल कैविटी होता है। अब इस दौरान अगर वो रो रहा है और माँ उसे फीड ना करा सके या और दुश्वारियाँ हों, माँ से उसके ताल्लुकात ना बन सकें, तो ये वो यहाँ से फिर वो आगे अगली लाइफ में उसे डिप्रेशन हो जाता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जिस बच्चा जिस चीज़ से मोहब्बत करता है, जैसे माँ से मोहब्बत करता है और किसी चीज़ से अटैच है, या माँ उसे छोड़ के चली जाए, या अल्लाह ना करे किसी की वालदा का इंतकाल हो जाता है जल्दी में, मतलब उसकी उम्र अभी कम है बच्चे की और माँ का इंतकाल हो जाता है, या वो कहीं और उसको छोड़ के चली जाती है, ठीक है, तो अब उसके अंदर, बच्चे के अंदर 2 तरह की फीलिंग है। एक तो ये कि लव वो माँ से करता होगा, वो चाहेगा कि माँ आ जाए। दूसरी, उसके अंदर हेट की फीलिंग आएगी, वो नफ़रत करने लगेगा कि वो मुझे क्यों छोड़ के चली गई। अब ये दोनों जो फीलिंग्स हैं, ये उसके अंदर
अपने आप को मारने से मुशाबियत रखेंगी, कि वो अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाएगा और वो अंदर से अनकॉन्शियसली ये सोच रहा होगा कि ये तकलीफ़ उसे पहुंच रही है, हालांकि ऐसा नहीं, वो अपने आप को नुकसान, तो इस तरह एक डिप्रेशन हो जाता है। तीसरी एक बहुत अहम वजह है, जॉन बॉल्बी की थ्योरी है, अटैचमेंट थ्योरी, जिसमें जॉन बॉल्बी ने ये बताया है कि शुरू में बच्चे की अटैचमेंट अगर डैमेज हो जाए, ना हो सके, तो उसके बड़े होकर डिप्रेशन हो जाता है, या उसमें कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट आ जाए जिसकी वजह से वो अटैचमेंट ना हो पाए तो डिप्रेशन हो जाता है। तो हमने ये सोशल और साइकोलॉजिकल कॉजेज़ आपसे डिस्कस किए डिप्रेशन के, ताकि आप लोग समझ सकें। अब बहुत अहम और बड़ी वजूहत की तरफ हम जाते हैं, जो हैं बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल वजूहत में सबसे अहम वजह ये है कि दिमाग के अंदर हमारे एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसे हम आम फहम में दिमाग की रतूबत या एक प्रोटीन का नाम भी दे सकते हैं, वो है 5-HT सेरोटोनिन, ठीक है। अब इसके कुछ प्रीकर्सर्स हैं जो हमने देखे कि स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड में जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, उनके स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड में देखे गए तो इनके प्रीकर्सर कम आए, जैसे L-ट्रिप्टोफैन इनका एक प्रीकर्सर है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें कम आई, इनके अंदर इनका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, तो ये बनने कम हो जाते हैं 5-HT सेरोटोनिन। अच्छा, इसके अलावा नॉरएपिनेफ्रिन है। अब नॉरएपिनेफ्रिन का बड़ा ज़बरदस्त सा किस्सा है, मैं आपको बता दूँ, फिर हम 5-HT पे दोबारा आएंगे। नॉरएपिनेफ्रिन डिप्रेशन वालों में क्या होता है कि इसके रिसेप्टार होते हैं, बीटा रिसेप्टार। जब हम डिप्रेशन की दवा किसी को देते हैं तो हमने ये बात ऑब्ज़र्व की, ये देखा साइंटिफिकली कि उनके अंदर बीटा रिसेप्टार की डाउन रेगुलेशन हो जाती है। जैसे जैसे उनका डिप्रेशन ठीक होता है, बीटा रिसेप्टार की डाउन रेगुलेशन शुरू हो जाती है और उनका डिप्रेशन इम्प्रूव हो जाता है। तो फिर आगे रिसर्च की गई तो पता चला कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इन पे दो तरह के रिसेप्टार होते हैं, एक प्री साइनेप्टिक रिसेप्टार होते हैं, एक पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टार होते हैं। अब ये जो बीटा 2 रिसेप्टार्स हैं, ये होते हैं प्री साइनेप्टिकली। ये जब नॉरएपिनेफ्रिन इनको एक्टिवेट करता है, इन पे आके बाइंड होता है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये पोस्ट साइनेप्टिकली सेरोटोनिन की रिलीज़ को कम कर देते हैं। जब सेरोटोनिन की रिलीज़ कम होती है तो ऑब्वियसली डिप्रेशन होता है। तो इसका एक पूरा कास्केड है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। इसी तरह 5-HT का जो अपना मेटाबोलाइट है L-ट्रिप्टोफैन, वो कम हो जाता है, वही डोपामीन भी बना रहा होता है और वही फिर आगे सेरोटोनिन भी बना रहा होता है, ये दोनों चीज़ें भी कम हो जाती हैं। इसी तरह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टार लेवल पे कम हो जाते हैं रिसेप्टार 5-HT के, ठीक है। जैसे ही कम होते हैं तो उसके अंदर एग्रेशन आती है। सुसाइड के विक्टिम्स का जो ब्रेन एटॉप्सी की गई, उसमें ब्रेन को कट करके देखा गया न्यूरोबायोलॉजिकल लेवल्स पे, तो उसमें पता चला कि इसमें तो 5-HT के रिसेप्टार कम है और इसमें सेरोटोनिन का प्रॉब्लम रहा होगा। अब इसकी दो वजूहत हैं, एक तो ये कि हो सकता है कि मरने के बाद कम हो गए हों या मरने से पहले कम रहे हों, दो वजूहत हैं। लेकिन जो मुत्तफ़िका राय है, जिस पे सब एग्री वो ये है कि इनके अंदर ये रिसेप्टार कम होते हैं। अच्छा, ये सिर्फ इसमें नहीं है, देखें हम दवा देते हैं तो हमें पता चलता है, जैसे हमने सेरोटोनिन की दवा दी तो हम देखते हैं कि भाई डिप्रेशन में जो एग्रेशन है और जो अपने आप पे तशद्दुद करना है, ये कम हो जाता है। अच्छा, सिर्फ डिप्रेशन में ये दवा देने से कमी नहीं आती, नहीं तो लोग कहेंगे भाई ये तो डिप्रेशन में ही होता है, डिप्रेशन ठीक हुआ तो ये कम हो गया। ऐसा नहीं है, सिर्फ डिप्रेशन में ही कम नहीं होता, बल्कि शिज़ोफ्रेनिया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और डिफरेंट डिसऑर्डर्स में जहाँ अपने आप पर वो करते हैं सेल्फ हार्म, वहाँ देखा गया है कि ये जब हम ऐसी सेरोटोनिन की दवाई देते हैं तो उनसे इम्प्रूवमेंट आती है। अच्छा, कुछ और भी बहुत अहम चीज़ें जैसे लोगों की शख्सियत, ये थोड़ी देर के लिए हम हट रहे हैं, हम साइकोलॉजी की तरफ दोबारा वापस आते हैं क्योंकि फिर वापस हम बायोलॉजी की तरफ आएंगे। कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिन्हें जल्दी डिप्रेशन हो जाता है, जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपने देखा होगा काम बड़े तरतीब से करते हैं, फाइलिंग बड़ी सलीके से लगी हुई है, एक काम जैसे अगर कहीं जाना है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि 9 बजे कहीं जाना है, 5 बजे तैयार होने शुरू हो जाएंगे, 8 साढ़े 8 बजे बिल्कुल तैयार होकर बैठ जाएंगे, अभी आधा घंटा पड़ा है जाने में, वो पहले ही तैयार हो जाएंगे। ऑफ़िस बड़े टाइम पे पहुंच रहे हैं, ऑफ़िस का बड़ा सलीके से काम कर रहे हैं, बड़े साफ़ सुथरे रहते हैं, हर चीज़ बड़ी टाइम पे नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, टाइम पे वज़ू कर लिया, कोई चीज़ आपने गिनने के लिए दी थी तो जब तक तसल्ली नहीं कर लेंगे कि ये 20 है या 21 है, वो 2-3 दफ़ा जब तक नहीं गिन लेंगे उन्हें तसल्ली नहीं होगी। तो इस तरह ये जो लोग होते हैं, इनके अंदर बड़ा अगर इनका कोई मतलब इन्होंने बड़े तरतीब से चीज़ें लगाई हैं, वो आके कोई ख़राब कर दे, कोई आदमी से ये इन्होंने मिलने का टाइम सेट किया, भाई 9 बजे हमें मुलाकात करनी थी
वो बंदा सामने वाला 9 बजे ना पहुंच सका, अगर ये ऑफिस में बॉस हैं और उन्होंने कहा जी बाकी लोग टाइम पे क्यों नहीं आते, तो इन्हें बड़ा जल्दी इन बातों से डिप्रेशन होता है। फिर एक और शख्सियत होती है जिसे हम नार्किसिस्टिक पर्सनैलिटी कहते हैं। उसमें अपने आप से मोहब्बत करते हैं, वो जहाँ जाते हैं उन्हें उनका दिल चाहता है वो शमे महफिल बन जाए, बस लोग उनके इर्द गिर्द घूमते रहें। तो ये जब कहीं जाएँ इन्हें पजीराई ना मिले, लोग इन्हें लिफ्ट ना कराएं, लोग इनकी आवभगत ना करें, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये रिजेक्ट हो गए हैं, ये लोगों ने इन्हें तवज्जो नहीं दी है, तो इन्हें भी डिप्रेशन हो जाता है। तो ये वो कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिन्हें जल्दी से डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। फिर एक पर्सनैलिटी होती है जिसे हम कहते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इनमें जज्बात को काबू नहीं रोक नहीं पाते अपने आप को, इनमें खालीपन की बड़ी पुरानी सी एक फीलिंग होती है, और जैसे ही इन्हें गुस्सा आता है ये फ़ौरन उसका इजहार करते हैं, चीज़ उठा के फेंक देते हैं, कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, फ़ौरन जज्बात में आ जाते हैं, मतलब फ्रस्ट्रेशन को ये टॉलरेट नहीं कर पाते, बात को बड़ा मतलब इनके नज़दीक कोई अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बिल्कुल ही बुरा है, मतलब इस तरह की ये बातें करते हैं। तो ये वो शख्सियात हैं जिन्हें जल्दी से डिप्रेशन हो जाता है। फिर हम बायोलॉजी की तरफ वापस आते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामीन, इन सब की कमी की वजह से होता है। इसी तरह देखा गया है कि ग्रोथ हार्मोन का जब लेवल किया गया तो बहुत सारे डिप्रेशन के मरीज़ों में देखा गया कि ग्रोथ हार्मोन का लेवल अचानक से बढ़ जाता है। इसी तरह हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस जो है वो एलिवेटेड हो जाता है। इनके अंदर ये जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये जो कॉर्टिसोल्स हैं, इनकी तादाद बढ़ जाती है, ठीक है। ये HP एक्सेस इनका डिस्टर्ब हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, जब क्रॉनिक स्ट्रेस में आदमी होता है तो उसका HP एक्सेस जो है वो इंडिपेंडेंटली मूव करने लगता है ना। जैसे अब इस पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उन्होंने क्या किया, डेक्सामीथाजोन दिया और उससे देखा कि फीडबैक मैकेनिज्म HP एक्सेस का काम करता है, तो उन्होंने देखा जी नहीं करता। वो कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया HP एक्सेस का, यूरिन फ्री कॉर्टिसोल देख के, यूरिन में उन्होंने देखा फ्री कॉर्टिसोल है, इसका मतलब है HP एक्सेस सही काम नहीं कर रहा। उन्होंने डेक्सामीथाजोन सप्रेशन टेस्ट करके देखा और उसमें सैंपल्स लिए ब्लड के, 24 आवर्स के लिए आप किसी को डेक्सामीथाजोन दें तो 24 आवर्स के लिए डेक्सामीथाजोन जो है वो क्या करता है, कॉर्टिसोल की सिक्रीशन कम कर देता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हुआ पेशेंट्स के अंदर। तो उन्होंने इस बात का जायज़ा लिया और उन्हें पता चला कि HP एक्सेस ख़राब हो जाता है। इसी तरह थायराइड का सिस्टम ख़राब हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में भी डिप्रेशन देखा गया, डिप्रेशन की वजह से भी बाज़ दफ़ा हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। और फिर कुछ अद्वियात भी ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से थायराइड फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये वो बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जो अब तक हमने डिस्कस किए। एक और अहम बायोलॉजिकल इशू ये है कि ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, वेंटिकल्स डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, ब्रेन सिकुड़ना शुरू कर देता है। वो फिर MRI और डिफरेंट चीज़ों जब हम कराते हैं रिपोर्ट्स तो उन पे पता चलता है। तो आज हमने 3 चीज़ें डिस्कस की। इसको हम कहते हैं बायो सोशल मॉडल ऑफ डिप्रेशन, जिसमें हमने बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज़ को डिस्कस किया। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में भी हम इसी तरह डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि अब फिर हम जाएंगे ट्रीटमेंट की तरफ कि इसको, डिप्रेशन को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे किया जाता है ट्रीट, फैमिली को क्या मालूमात देनी चाहिए, पेशेंट को क्या मालूमात होनी चाहिए, अद्वियात कब शुरू करनी चाहिए, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वो एपिसोड 3 होगा। उसके बाद डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, शिज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, उस पर हमारी इसी तरह एपिसोडिक वीडियोस आती रहेंगी। तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप वक्तन फ़वक्तन आपको ये वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।